अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांज़ेब अपने YouTube चैनल फिजिसिस्ट जहांज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर से वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। तो चले देखते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है। देखिए बच्चे, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तय करे, तो इसका मतलब क्या है, आपने उस पर वर्क डन किया और वो जो वर्क डन आपने उसके ऊपर किया है वो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करवा देगा। ठीक है, इसी को कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये उसकी फॉर्म है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ mv² माइनस हाफ mv₁²। अब हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की। तो हॉरिजॉन्टल मोशन का केस तो हम ऊपर लिख चुके हैं, इसी को दोबारा लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करा देगा, हाफ mv² माइनस हाफ mv₁²। अब हम बात करते हैं, अगर आप किसी बॉडी पे वर्क डन करें, उसकी पोजीशन चेंज करवाएं, उसको ज़मीन से उठा के किसी हाइट पे ले जाएं, यानी वर्टिकल मोशन कराएं, तो क्या होगा, तब ये वर्क डन बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करा देगा और वो बराबर होगा W इज इक्वल टू माइनस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि जब वर्क डन पॉजिटिव होता है तब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, जब वर्क डन नेगेटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। कैसे, जब आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जा रहे होते हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन कर रहे होते हैं। अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन कर रहे हैं तो मतलब वर्क नेगेटिव है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, ऊपर जाते टाइम बढ़ती जा रही है, क्योंकि mgh है, हाइट पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ इसको, जो कि इक्वल किसके होगा जी, mgh1 माइनस h2। ये हो गया वर्टिकल मोशन के केस में। अब अगर बात करें कि अगर किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाई, वर्क डन किया और वो इलास्टिक बॉडी थी, तो वो या तो कंप्रेस होगी या स्ट्रेच होगी। कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग के केस में क्या होगा कि वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा किस में जी, हाफ kxF² माइनस हाफ kxI²। ये देखें, ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की फॉर्म है, कंप्रेस या स्ट्रेच की फॉर्म में। अब अगर आपने वर्क डन करके किसी चार्ज को डिस्प्लेस कराया हुआ है तो वो किस तरीके से होगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इसके अंदर चेंज प्रोड्यूस करेगा Q∆V। ठीक हो गया, ये देख लें, ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी के पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में कैसे इंटर कन्वर्ट होती हैं, कौन सी बढ़ती है कौन सी कम होती है। तो पहले हम वो केसेस डिस्कस करेंगे कि अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद ना हो, इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, अगर किसी बॉडी को ऊपर से नीचे थ्रो किया जाए या नीचे से ऊपर, तो क्या केस होगा। तो चलें देखते हैं। पहला केस है हमारा, एक बॉडी को आपने क्या किया है, नीचे की तरफ फ्रीली फॉलिंग छोड़ दिया। ये बॉडी है, नीचे की तरफ आ रही है। जब ये मैक्सिमम हाइट पे थी उस वक्त इसकी हाइट क्या थी, मैक्सिमम थी। हाइट मैक्सिमम थी, आप कह दें जी हाइट मैक्सिमम थी। अगर हाइट मैक्सिमम थी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या थी, मैक्सिमम थी। अब जब इसको नीचे की तरफ छोड़ा तो इसकी हाइट कम होती गई, पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती गई। वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि नीचे जब छोड़ा तो इसकी स्पीड बढ़ती गई और स्पीड के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती गई, स्पीड बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती गई। अब क्या होगा, जैसे ही ये ग्राउंड से टकराने लगेगा उस टाइम पे इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसी तरीके से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। ये आपने याद रखना है कि स्पीड डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है स्पीड पे और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पे। तो यहाँ से क्या हुआ, जब ऊपर से छोड़ा था तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती गई, यानी ऊपर से जब नीचे की तरफ उसको छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता गया और काइनेटिक एनर्जी का गेन होता गया, क्योंकि वो इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे हम वही इक्वेशन लिखेंगे जो किसके बराबर होती है जी, आप यहाँ बताएंगे, लॉस ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन में लिख लें mgh1 माइनस h2। पहले मैंने लिखना था mgh1 माइनस mgh2, अब मैंने mg को कॉमन लेके h1 माइनस h2 लिख दिया। और ये क्या होगा, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस, आप इसको पूरा ही लिख लें ताकि आपको समझ आ जाए, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। इसको भी ऐसे लिख लें ताकि आपको क्लियर रहे बात, mgh1 माइनस mgh2, ये लें। अब क्या होगा, आपको पता है जब इसको ऊपर से नीचे हमने छोड़ दिया था तो कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी थी, इसको फ्रीली फॉलिंग छोड़ दिया था, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई है ये हो जाएगी 0, तो ये टर्म क्या हुआ, ख़त्म होगी। चलेंगे, ये तो टर्म होगी ख़त्म। और इसमें से देखें आप क्या होगा, अगर आप ऐसा करें, यहाँ से mg कॉमन आ रहा है, mg और अंदर क्या होगा h1 माइनस h2 इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर। m से m कैंसिल हो गया और यहाँ से v2 स्क्वायर है, तो v2 स्क्वायर यहीं पे रखें, 2 को इधर ले जाएं तो 2gh1 माइनस h2 हो जाएगा। और अगर आप स्क्वायर ख़त्म करें तो फाइनल हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, v2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, v2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh1 माइनस h2। तो ये आपके पास आ जाएगी स्पीड इसकी जो आप निकालना चाहते हैं किसी भी हाइट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, अगर बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया गया, अगर अपवर्ड थ्रो करें इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन तो क्या होगा। तो देखें ज़रा, ये आपने बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया, ये बॉडी थी ऊपर की तरफ, जैसे ही आपने थ्रो किया तो मिनिमम जब वो यहाँ से निकल रहा था उसकी स्पीड जो थी वो मैक्सिमम थी, और इसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी क्या थी जी, मैक्सिमम थी। जैसे जैसे वो ऊपर जाता गया उसकी स्पीड डिक्रीज करती गई, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करती गई, और ऊपर जाते हुए वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी, वो कन्वर्ट हो रही थी पोटेंशियल एनर्जी में, यानी पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और हाइट भी क्या करती गई, बढ़ती गई। मैक्सिमम पे पहुंच के क्या हुआ जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि हाइट भी मैक्सिमम, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, ठीक है। इस तरीके से वैरी कर रही है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी का गेन हो रहा है। तो यहाँ पे वही इक्वेशन लिख देंगे हम कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं किस केस की, कि एक बॉडी है जिसको आपने डाउनवर्ड ही छोड़ दिया है, लेकिन अब एयर फ्रिक्शन मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। अगर एयर फ्रिक्शन यहाँ पे मौजूद हो तो क्या होगा, ज़रा तवज्जो करनी है। ये बॉडी है, इसको नीचे की तरफ आपने आने दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं कि नीचे आते हुए पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, क्योंकि हाइट डिक्रीज़ करती है, ठीक है। और जब नीचे आ रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रही होगी, क्योंकि स्पीड इंक्रीज़ कर रही होगी। और सबसे नीचे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और सबसे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होगा कि इक्वेशन लिखते हैं, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो ठीक है, लेकिन अब जो लॉस हो रहा है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में गेन ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बल्कि साथ साथ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में भी जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, FH, यानी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे जी इक्वेशन में, देखें, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं लिख रहा हूँ mgh, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकालना चाहते हैं तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh माइनस fh। ये आपके सामने आ गई जी इसकी इक्वेशन, अगर एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो। अब हम वो केस डिस्कस करते हैं कि जिसमें एयर फ्रिक्शन तो मौजूद हो लेकिन बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया जाए, ठीक है।
तो अपवर्ड थ्रो किया आपने बॉडी को, ये देखें यहाँ से बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर जाते जाते क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी क्योंकि स्पीड डिक्रीज कर रही है, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी क्योंकि हाइट इंक्रीज कर रही है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, जो हम पहले भी लिख चुके हैं कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। देखें ना, ऊपर जाते टाइम भी फ्रिक्शन रोकती है इंसान को, और नीचे आते वक्त भी बॉडी को फ्रिक्शन रोकती है, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन लाजमी होगा। यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं हम, क्या बनेगी जी इक्वेशन, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच प्लस एफ एच। एम जी एच अगर यहाँ से निकालना हो तो बराबर आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एफ एच। ये आपके पास आ गई जी इक्वेशन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला केस। अब हम बात कर लेते हैं कि पावर क्या होती है। देखिए बच्चे, टाइम के लिहाज से किसी भी बॉडी की वर्क करने की सलाहियत को हम कहते हैं उसकी पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो उसको कैसे शो कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको फार्मूला लिख के बता रहा हूँ, जो कि किसके बराबर है, पावर इज इक्वल टू W ओवर T, रेट ऑफ डूइंग वर्क। W की जगह FD पुट कर दें, FD ओवर T, ये भी पावर का फार्मूला। F की जगह पुट कर दें MAD ओवर T, ये भी किसका फार्मूला हो जाएगा जी, पावर का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या इसके पॉसिबल फार्मूलाए हो सकते हैं। तो W क्या होता है, देखिए यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, P इज इक्वल टू W ओवर T। ठीक है, वर्क डन क्या करता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करवाता है, तो यहाँ लिख देंगे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी ओवर T। और वर्क डन जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी करवाता है, तो डेल्टा PE ओवर T। और वर्क डन अगर चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है तो Q डेल्टा V ओवर T, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आपके सामने आ गई इनकी इक्वेशन, और डिफरेंट फार्मूलाए जो भी इसके फार्मूलाए हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एवरेज पावर क्या होती है। देखिए बच्चे, कोई से भी दो इंटरवल के दरमियान हम कह दें कि जी इनकी एवरेज पावर निकालनी है, तो क्या होगी वो एवरेज पावर, P एवरेज बराबर होगी टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये आपकी होगी एवरेज पावर। और इसी तरीके से अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है, इंस्टेंटेनियस पावर बराबर होगी किसके जी, लिमिट लगा देंगे किसी भी खास इंस्टेंट पे, डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 और डेल्टा W ओवर डेल्टा T, ये आपके पास होगी इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन अगर ऐसा हो रहा हो कि जो वर्क डन हो रहा है वो कांस्टेंट रेट पे हो रहा हो, कांस्टेंट रेट से मुराद क्या है कि रेगुलर इंटरवल में रेगुलर वर्क डन हो रहा हो, तो फिर क्या होगा, उस सूरत में क्या होगा, वर्क डन इज बीइंग एट कांस्टेंट रेट, उस सूरत में ये एवरेज पावर बराबर होगी इंस्टेंटेनियस पावर के। ये आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि पावर के कौन कौन से फार्मूलाए होते हैं, लीनियर फॉर्म में, एंगुलर फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। लीनियर फॉर्म में जो पावर का फार्मूला होता है एक, वो आपने पढ़ा भी हुआ है, किसके बराबर होता है, P इज इक्वल टू F डॉट V, जिसको हम लिख सकते हैं FV cos थीटा, ये पावर का फार्मूला है। इसके बाद एंगुलर फॉर्म में देखें तो पावर बराबर होती है टॉ W, टॉ है टार्क, W है एंगुलर वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बात करें तो पावर बराबर होती है VI, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई करंट, जो कि इसके बराबर होती है V स्क्वायर ओवर R, ये भी पावर का फार्मूला है, जो कि इसके बराबर होता है I स्क्वायर R। ये सारे क्या है, पावर के फार्मूला है। अब देखते हैं इसका यूनिट क्या है। अगर MKS और SI सिस्टम की बात की जाए तो इनका यूनिट वाट और जाउल पर सेकंड होता है। ठीक है, और CGS सिस्टम की बात की जाए तो ERG पर सेकंड होता है। ERG यूनिट किसका है जी, एनर्जी का है या वर्क का है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका एक और यूनिट है जिसको हॉर्स पावर भी कहते हैं हम, और 1 हॉर्स पावर बराबर होती है 746 वाट के, जो कि बराबर होता है 550 फीट पाउंड पर सेकंड। ये ब्रिटिश सिस्टम का यूनिट है इसका। अब आगे चलते हैं, इसकी डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन इसकी होती है ml स्क्वायर T माइनस
3। तो चलें चंद एक साइड इन्फॉर्मेशन आपकी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनसे भी सवालात बाज़ औक़ात आ जाते होते हैं। तो देखते हैं पहली साइड इन्फॉर्मेशन क्या है, जो ये बता रही है कि एक कार को कंपनी में बनाने में 9 × 10⁻⁹ जॉल एनर्जी लगती है, लेकिन अपनी पूरी लाइफ में वो कार 1 × 10⁻12 जॉल एनर्जी यूज़ करती है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगला है कि एक दिन में हम जितनी भी खुराक खाते हैं उसकी एनर्जी 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल की एनर्जी के बराबर होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि टाइड्स जो हैं, जो कि ओशंस में पैदा होती हैं, वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से पैदा होती है, और वो एक दिन में 2 दफ़ा होती हैं। उसके साथ साथ वो सिर्फ टाइड्स ही नहीं बनाती, वो ग्राउंड को भी थोड़ा ऊपर नीचे करती हैं। कितना ऊपर नीचे करती हैं जी? 25 सेंटीमीटर। ये है चंद साइड इन्फॉर्मेशन। अब हम बात कर लेते हैं एक एमसीक्यू की। एमसीक्यू क्या है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बतानी है जो कि अंडर कांस्टेंट फोर्स मूव कर रहा है। ठीक है, रेस्ट से चलना शुरू किया है उसने, और अंडर कांस्टेंट फोर्स वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो आप बताएं जी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनमें से कौन सी ऑप्शन के प्रोपोर्शनल होगी? तो देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि W वर्क डन जो है वो किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। यही पढ़ा है ना आपने। तो W किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यानी कि यहाँ से क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी बराबर यानी प्रोपोर्शनल आ गई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स उसने कह दिया कि कांस्टेंट फोर्स है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ हो गया? डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन होता है, मास के साथ नहीं होता। इंडिपेंडेंट ऑफ मास इसका आप निशान लगा देंगे। तो अब देखते हैं जी नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है कि एक 10 किलोग्राम की बॉल है, उसको आपने ऊपर से छोड़ दिया, वो ज़मीन से जाके टकराई और टकरा के वापस आई। जब आपने उसको छोड़ा तब उसकी हाइट थी 8 मीटर। आपने उसको 8 मीटर से छोड़ा, वो ज़मीन से बाउंस बैक होके जब वापस आया तो वो सिर्फ 6 मीटर तक आ सका। अब 6 मीटर तक आया तो कुछ ना कुछ उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो गई, यानी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो गया। पहले 8 मीटर तक था, अब 6 मीटर तक। तो परसेंटेज लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकाल, वो कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले केस की। पहले केस में कितनी थी जी? ज़रा देख लें कि पहले केस में पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल, अब मास कितना है जी? m है, ये साथ में लगा रहा हूँ g। h1 हाइट कितनी है? 8, यानी ये आ गई 8 mg। सिंपल। पोटेंशियल एनर्जी 2 निकालें दूसरे केस की, जिसमें 6 मीटर की हाइट तक आया था, वो क्या आ जाएगी? 6 mg। लॉस आप निकाल लें जो कि बराबर होगा लॉस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 2, जो कि किसके बराबर होगा? 8 mg माइनस 6 mg। कितना आ जाएगा जी? 2 mg। यानी लॉस तो ये आ गया। अब परसेंटेज लॉस निकालना है। परसेंटेज लॉस बराबर होगा जितनी ये वैल्यू आई है 2 mg डिवाइडेड बाय पहले एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 8 mg मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, mg से mg कैंसिल, 2/8 क्या हो जाएगा? 1/4, और 4 जब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। ठीक है, तो 25% जो है इसका एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो गया। तो ये सब बच्चे हमारा आज का लेक्चर। इसके लिहाज से कोई सवाल हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।